हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि राहु देव चतुर्थ भाव में आ जाएं या चौथे भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, चौथा भाव जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस भाव है और इस भाव का संबंध है हमारे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट से, हमारे लव से, अफेक्शन से, इमोशन से, हमारी मदरली न्यूरिशमेंट से, मदर से इसका संबंध है और मदरली न्यूरिशमेंट से संबंध है इसका। और हमारी जितनी कन्वीनियंसी हैं, कंफर्ट्स हैं, उसका भी चौथे घर से संबंध है। जितने भी हमारे घर में चीज़ें हैं जो हमें कंफर्ट्स देती हैं वो भी फोर्थ हाउस से हम देखते हैं। और फोर्थ हाउस जो है हमारी मैरिटल हैप्पीनेस में भी बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पर जो है फोर्थ हाउस में 8 नंबर राशि है। 8 नंबर राशि बहुत ही मिस्टिकल राशि, मिस्टीरियस राशि है और काफ़ी सीक्रेटिव है, फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स है, फुल ऑफ डिफिकल्टीज है, डिसीजेस की है, क्योंकि 8वें घर की है। तो 8वें घर की राशि जो है लियो असेंडेंट लोगों के चौथे घर में होता है। इसका मतलब फोर्थ हाउस में उनके काफ़ी सीक्रेट्स रहती हैं, मदर के घर में काफ़ी सीक्रेट्स रहती हैं विच आर नॉट पब्लिक टू ऑल, वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। अब यहाँ राहु भी एक मिस्टीरियस प्लैनेट है, एक इल्यूजिव एनर्जी है, इल्यूजन का कारक है और मैलेफिक एनर्जी है। राहु देव का चौथे घर में बैठना किसी भी राशि में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ राहु देव नेटिव को ग्रीडी बना देते हैं, मटेरियलिस्टिक बना देते हैं, सेल्फिश बना देते हैं और एक डिससेटिस्फाइड बनाते हैं। उसको मदर से न्यूरिशमेंट उतनी नहीं मिल पाती जितनी आम इंसान को मिलती है। और एक एलियन एनर्जी है, राहु एक एलियन एनर्जी है, तो मदर से वो कनेक्ट भी नहीं बन पाता जो कि एक माँ बेटे का होता है। तो नेटिव का मदर से कनेक्ट वगैरह में कहीं ना कहीं लूज एंड्स रहेंगे। और दूसरा, मदर उसकी कुछ दूसरी कास्ट की हो सकती है, दूसरी क्रीड की हो सकती है, दूसरे कल्चर से हो सकती है, क्योंकि राहु की एनर्जी है, राहु एलियन एनर्जी है। और यहाँ पर हमारी इमोशंस हैं, उसमें हमारा जो कल्चर है, हमारे देश का कल्चर है या हमारी संस्कृति है, वो भी कम मिलती है, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारी इमोशंस का है। और यहाँ पर राहु हमें वो इमोशंस, अपना वो कनेक्ट अपने देश से या अपने देश की संस्कृति से कम देता है। दूसरा, यहाँ हमारे चौथे घर से हम रिलेशनशिप्स भी देखते हैं, ओवरऑल रिलेशनशिप्स आपकी, ओवरऑल रिलेशनशिप्स में भी यहाँ डेफिशिएंसी मिलती है, डिसकंटेंट मिलता है, डिससेटिस्फेक्शन मिलती है। और राहु कहीं ना कहीं डिटैच करता है और इंसान की इमोशंस में एक ऑब्सेशन रहता है, चीज़ों को प्राप्त करने का ऑब्सेशन, पोजीशन का ऑब्सेशन, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ग्रैब करने का ऑब्सेशन वगैरह भी रहता है। और उसी की वजह से यहाँ डिससेटिस्फेक्शन रहती है। फिर 8 नंबर राशि में कुछ बीमारी वगैरह का भी योग यहाँ राहु बना देता है, क्योंकि राहु वो राशि ही ऐसी है। और कुछ ना कुछ यहाँ पर डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में मिस्ट्रीज रहती हैं, इल्यूजन्स रहते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या चल रहा है, हमारे घर में क्या वातावरण है, किस तरीके की लाइफ चल रही है। और हमारे घर में कई तरह के ऑब्स्टेकल्स, एक तो 8 नंबर राशि का प्रभाव, फिर राहु का प्रभाव, ये सब मैलेफिक हैं चीज़ें। और दूसरा, हमारे रिलेशनशिप्स में भी कहीं ना कहीं खटास पैदा हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ कंफर्ट इंसान बहुत लेना चाहता है, कंफर्ट इंसान को मिल सकते हैं लेकिन इंसान बहुत कंफर्ट्स लेना चाहता है। और 8 नंबर राशि मंगल की है, मंगल भूमि कारक है, तो 8 नंबर राशि यानी कि मकान बनाने में भी यहाँ काफ़ी ऑब्स्टेकल्स रहते हैं। अगर मकान बनता है तो आदमी को ज़मीन लेने में ऑब्स्टेकल्स रहते हैं। अपार्टमेंट या फ्लोर या फ्लैट्स वगैरह में इंसान मैनेज कर लेता है अगर वो अपने देश में रहता है तो। और ज़्यादातर केसेस में यहाँ राहु अर्ली लाइफ में आपको बाहर ले जाता है। फोर्थ हाउस हमारी एजुकेशन का भी घर है तो पांचवा घर हमारा सर्टिफिकेशन का है, जो हम डिग्री वगैरह लेते हैं। और फोर्थ हाउस हमारी नॉर्मल एजुकेशन कैसी रहेगी उसका है, एजुकेशनल इंटरेस्ट क्या रहेंगे हमारे। तो यहाँ राहु हमें टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ज़्यादातर ले जाता है। और यहाँ पर राहु अगर किसी अच्छी राशि में बैठे या राहु किसी ऐसे नक्षत्र में बैठे जिसका लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा हो तो आदमी एजुकेशन ले लेता है। लेकिन फिर भी यहाँ एजुकेशन लेने में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। आदमी शॉर्टकट मेथड से कुछ सीखना चाहता है या अपने एग्जाम्स क्लियर करना चाहता है, वो भी यहाँ पर परेशानी रहती है। लेकिन आजकल राहु का जो से है आजकल की दुनिया में
इनोवेशंस में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में काफ़ी हो गया है, क्योंकि राहु बिलोंग्स ऑल दीज थिंग्स, आई मीन इंटरनेट एंड एआई और सॉफ्टवेयर, लैंग्वेजेस, ये इसमें राहु का बहुत बड़ा खेल है। और राहु है भी फॉरेन की एनर्जी, और टेक्नोलॉजी में राहु बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो इंसान जो है, इंसान को उस तरफ यहाँ से राहु ले जा सकता है। यहाँ बैठा हुआ राहु की जो पहली दृष्टि है वो 8वें घर पे रहती है, 5वीं दृष्टि। तो 8वें घर की दृष्टि 8वें घर को भी एक्टिवेट कर देती है। 8वां घर 12 नंबर राशि है, तो 12 नंबर राशि को एक्टिवेट करेगी। तो राहु कहीं ना कहीं आपको किसी दूसरे कंट्री में ले जाने की कोशिश करेगा। राहु की 9वीं दृष्टि रहती है 12वें घर पे, और 5वीं दृष्टि रहती है 8वें। दोनों ही घर छुपे हुए हैं, तो दोनों ही घरों पे दृष्टि की वजह से आपकी फॉरेन लैंड की सेटलमेंट ये यहाँ बैठा हुआ राहु करवा सकता है। उसमें आप अगर थोड़े से भी एफर्ट्स करें तो राहु आपको फॉरेन लैंड में ले जाएगा, वहाँ एजुकेशन वगैरह के लिए आपको ले जाएगा। और अगर 12वां घर आपका संभला हुआ है, यानी कि 12वें घर का मालिक चंद्र है इस राशि में, अगर चंद्र कहीं वेल प्लेस्ड है, ऊंच का पड़ा हुआ है या भाग्य में पड़ा हुआ है या या और कहीं किसी घर में अच्छा पड़ा हुआ है, तो भी आप फॉरेन लैंड में जाके वहाँ सक्सेसफुल हो सकते हैं और वहाँ पर कर सकते हैं आप। लेकिन शुरू के सालों में राहु यहाँ बहुत मेहनत करवाता है, स्टेबिलिटी की कमी देता है, क्योंकि 10वें घर में भी केतु है सामने राहु के, और केतु भी आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशंस में सेटिस्फेक्शन की कमी देता है और कुछ खालीपन देता है, कुछ अकेलापन देता है, कुछ एंग्जाइटी देता है, कुछ न कुछ आप जो है डिससेटिस्फाइड रहते हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से। तो शुरू के सालों में आप जल्दी जल्दी 2-3 साल में आप अपनी जॉब्स या प्रोफेशन या काम बदलते रहते हो। यहाँ बैठा हुआ राहु आपको अल्टीमेटली बिजनेस की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी उसमें टाइम लग जाता है और शुरू के सालों में काफ़ी संघर्ष रहता है। 8-10 साल इंसान को मेहनत करनी पड़ती है और अपने घर से दूर हो जाता है, परिवारजनों से दूर हो जाता है और एक इमोशनल डिस्टेंस रहता है परिवारजनों में और इसमें नेटिव में। तो कहीं ना कहीं डीप इनसाइड वो ही फील्स डिटैच्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। यहाँ चौथे घर से हम मैरिटल हैप्पीनेस भी देखते हैं। मैरिटल हैप्पीनेस में भी यहाँ कमी देखने को मिलती है, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी मिलती है और हमारी स्पाउस भी थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक होती है। और जो हम घर बनाते हैं उसमें वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव ज़्यादा होता है और अपने देश के कल्चर का प्रभाव कम मिलता है। ज़्यादातर हम राहु चौथे घर में आने से हम अपार्टमेंट या फ्लैट की तरफ जाते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग लैंड एंड बिल्डिंग हाउस ऑन दैट, या ज़मीन पे नहीं रहते, ऊपर ही रहते हैं, बिकॉज राहु इज ए एरी प्लैनेट। तो यहाँ पर ये वाली सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। और 8वें घर को जब राहु देखता है तो 8वें घर के ऑब्स्टेकल्स, डिफिकल्टीज और कुछ बीमारियां भी आपको कुछ यहाँ पर राहु दे देता है। मंगल की राशि में राहु चौथे घर में आ जाए तो थोड़ा ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, ब्लड का चाप बढ़ा देता है, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम दे देता है, हार्ट में कोई दिक्कत भी दे सकता है। और राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो 10वें घर पे रहती है, वहाँ केतु बैठा हुआ है। केतु आपको जो है वो डिसकंटेंट देता है। अगर वहाँ पर कोई राहु का एनिमी प्लैनेट बैठ जाए तो राहु उसको भी डैमेज करता है। और 12वें घर में जब राहु देखता है तो आपके खर्चे वगैरह ज़्यादा करवाता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा करवाता है, ट्रैवल ज़्यादा करवाता है, फॉरेन कंट्री में शिफ्ट कर सकता है या घर से किसी दूसरी कास्ट, क्रीड या किसी संस्कृति में ले जाके आपको सेटल करने की कोशिश करता है, लेकिन घर से आप दूर रहते हो। और अगर आपका चंद्र बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो फिर कभी कभी आप अपने घर में भी रह सकते हो। वरना जो है चंद्र अगर यहाँ 12वें घर का मालिक है, अगर लगन में बैठ जाए तो वो भी एक दूसरा योग बना देगा आपको फॉरेन में शिफ्ट करने का। तो यहाँ ज़्यादातर चांसेस में आप बाहर ही रहते हो, विदेश में ही रहते हो। तो दोस्तों ये इसमें मंगल की प्लेसमेंट आप देखिए, मंगल की प्लेसमेंट कहाँ है इस चार्ट में। अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है इस चार्ट में तो ये राहु आपको सेटल कर देगा, बिकॉज राहु वर्क्स एज मार्स इन दिस चार्ट, बिकॉज मार्स की राशि में बैठा है, चौथे घर में बैठा है। तो अगर मंगल की प्लेसमेंट भाग्य में है, दूसरे 10वें घर में है,
या यूँ कहना चाहिए किसी ऑस्पिशियस हाउस में है, 5वें घर में है, तो डेफिनेटली, या लगन में है, तो डेफिनेटली ये राहु आपको अच्छी सेटलमेंट में ले जाएगा। शुरू के सालों में संघर्ष रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली अच्छी जगह ले जाएगा। मंगल की प्लेसमेंट कहीं भी हो, अगर राहु की दृष्टि में आ जाए तो थोड़ा संघर्ष और बढ़ जाता है। तो मंगल राहु की दृष्टि में नहीं होना चाहिए, यानी कि यूँ कहना चाहिए कि 10वें घर में अगर होगा तो दृष्टि में आ जाएगा, तो 12वें घर में नीच का हो जाएगा। तो 10वें और 12वें घर में ना होके किसी अच्छे घर में हो तो अच्छे फल देगा। और दूसरा, यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला नक्षत्र है विशाखा, और दूसरा नक्षत्र है अनुराधा, और तीसरा नक्षत्र है ज्येष्ठा। विशाखा नक्षत्र में राहु अच्छा काम करता है, गुरुदेव का नक्षत्र है। जुपिटर की प्लेसमेंट अगर कहीं अच्छी होगी चार्ट में तो अच्छे ही रिजल्ट्स देगा ये राहु। और अगर ये अनुराधा नक्षत्र में बैठ जाएगा तो एक मैलेफिक एनर्जी, यानी सैटर्न का वो नक्षत्र है। नक्षत्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें लेट रिजल्ट्स मिलते हैं, 42 साल के बाद ही अच्छी सेटलमेंट होती है। तो अनुराधा नक्षत्र डिफिकल्ट नक्षत्र है, चाहे वो अच्छा नक्षत्र है, लेकिन बट इट इज ए नक्षत्र ऑफ सैटर्न। वी हैव सीन इन मैनी चार्ट, थाउजेंड्स ऑफ चार्ट, जिसमें ये अनुराधा नक्षत्र में स्ट्रगल रहता है शुरू के सालों में। सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ ठीक जाती है, और वो शनि कहीं भी बैठा हो संघर्ष रहेगा। और तीसरा नक्षत्र ज्येष्ठा है, जो कि बेस्ट है राहु के लिए। अगर राहु ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो आपको टेक्नोलॉजी में सक्सेस देगा, आपको सॉफ्टवेयर में, आईटी में, एनालिटिक्स में, एआई में, किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ले जाएगा, और वहाँ आपको सक्सेस भी देगा ज्येष्ठा नक्षत्र में। बस उसमें बुध की प्लेसमेंट थोड़ी ठीक होनी चाहिए आपके चार्ट में, दैट विल गिव यू द सक्सेस। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ बैठा हुआ राहु आपको फल देगा। और अगर ये राहु आपको विदेश में ले जाता है, और 12वां घर अच्छा है आपका, तो डेफिनेटली वहाँ आप सेटल हो जाओगे, अपना मकान बनाओगे, प्रॉपर्टी बनाओगे, एंड यू विल बी ए गुड प्रोफेशनल लाइफ। लेकिन शुरू के सालों में आपके 7-8 साल स्ट्रगल जरूर रहेगा। तो दोस्तों, राहु का चौथे घर में बैठना कन्वेंशनली अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि चौथा घर हमारी प्यार मोहब्बत का है, इमोशन का है, न्यूरिशमेंट का है, कंफर्ट का है, इसमें रिश्तों का है। तो इन सब चीज़ों में कुछ न कुछ डेफिशिएंसी यहाँ पर राहु आपको देता ही है। और मोर ओवर यहाँ 8 नंबर राशि है, वो भी राशि उलझी हुई राशि है, कोई सुलझी हुई राशि तो है नहीं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम इसको अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारी वीडियोस को यदि पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, दैट इज़ द ओनली कंसर्न। बिकॉज कल मैं डेटास देख रहा था, हमारे 71% व्यूअर हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, सिर्फ कैजुअली हमारी वीडियोस को देखते रहते हैं और उसे सब्सक्राइब नहीं करते। जबकि 29% हमारे जो व्यूअर्स हैं, they are very sincere, they are subscribers. If you are not a subscriber, I request you to subscribe our channel so that ये मोटिवेशन हमें भी रहे और हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, जिस हिसाब से हमारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। दोस्तों, इतना ही, और कल फिर आपसे मिलेंगे और राहु की नेक्स्ट प्लेसमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम, गुड बाय।